Assalamu alaikum guys, welcome back. We are gonna start out a new chapter, chapter number 7, work, energy and power. Okay, so Bismillah Rahman Rahim. So guys, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड इसका बहुत अच्छा आइडिया होगा आपको. Right, so let's get started. Bismillah Rahman Rahim. Okay, what is work? Work by definition is the dot product of force and displacement. डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो कि हम कवर कर चुके हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इसे हम क्या कहते हैं भाई? वर्क कहते हैं. ठीक है. और डॉट प्रोडक्ट का जब डॉट ने हटाएंगे तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस ऑफ थीटा. राइट, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के टॉपिक में. वर्क बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वर्क का यूनिट जो होगा वो जूल्स होगा. ठीक है. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी और एफ की डायरेक्शन दोनों कॉस थीटा पे डिपेंडेंट होती है, मतलब थीटा पे डिपेंडेंट होती है. वर्क थीटा पे डिपेंड करता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है तो वर्क क्या बन जाता है भाई? 0. रीज़न उसका ये है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. थीटा की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और फिर वर्क मैक्सिमम बन जाता है. क्लियर? वर्क डन बेसिकली इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स. ठीक है. आपके पास अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आपने कुछ फोर्स लगाई, उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ट्रैवल हो गया तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दें, वर्क आ जाएगा. रीज़न क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एंड थीटा बन गया 0. वैसे दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 0. इससे आगे बढ़ते हैं. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. एक एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये बॉल है. ठीक है. नीचे अर्थ है. ठीक है. इसी बॉल का कुछ वेट भी होगा mg. इसको आपने किसी हाइट पर एलिवेट कर दिया और यहाँ पर पहुंचा दिया. ठीक है. मतलब क्या हुआ? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया एंड दिस ऑब्जेक्ट गेन्ड सम हाइट. राइट. व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट किसी भी फील्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पॉजिटिव. और जब वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी होता है तो फिर उस केस में नेगेटिव हो जाता है. ठीक है. अब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए हैं. ठीक है. ऊपर ले जाकर यहाँ तक पहुंचा दिया है तो हमने वर्क इस पर किया है. ठीक है. वर्क इज डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट. अब ये वर्क करना, ये हाइट जो गेन की है, ये डिस्टेंस है. ठीक है. जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है. फोर्स कौन सी है जिसपे जो कि अप्लाई की गई है? बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, mg. mg इज द फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज डन. ठीक है. अब इस mg को आप h से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब वर्क डन आपके पास कैसे आएगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. आप जब इस फोर्स को जो कि mg के अगेंस्ट लगाई है आपने, उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू होगी 90 डिग्री. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? mgh. और ये mgh बेसिकली दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और ये आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी की फॉर्म में
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो वर्क आपने किया है इन गेनिंग हाइट, दैट वर्क गॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फुलफिल्ड हो गया। रीजन उसका ये है क्योंकि आपने जो वर्क किया वो ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि वो उसमें जाके स्टोर हो गया, तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, but rather can be converted from one form to the other. So you've converted your mechanical work into the potential energy as you move this object from the a particular height to this particular height, meaning traveling a distance of h against gravity. ठीक है, अब आगे चलते हैं। वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है आपने वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना किया है। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी पैथ से आ रहे हो, अगर आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कैलकुलेट करना है ना, तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस पैथ से गुजार के लाए हो यहाँ तक, तब भी आपने हाइट यही वर्टिकल ही लेनी है, क्योंकि दिस इज द हाइट व्हिच इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या अगर आप यू करके आ रहे हो यहाँ पर तो वापस या यू आ रहे हो या किसी दूसरे पाथ से फॉलो कर रहे हो, लेकिन फाइनल पोजीशन आपकी यही है। फाइनल पोजीशन इज राइट ओवर हियर, then you have to measure the distance above the surface of the earth। ठीक है, तो mgh से ही फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। mgh के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे आगे। अब ये वर्क डन तो तकरीबन यहाँ पर आते आते ख़त्म हो गया। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड हाँ, वर्क डन का यूनिट आपको पता है कि जूल्स है। न्यूटन सेकेंड्स इसका उसको ब्रेक करेंगे, सॉरी न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये बन जाएगा kgms-2 इंटू एम, जो कि एम स्क्वायर बन जाएगा। ये इसका एसआई यूनिट बन गया, बेस यूनिट वर्क का। ठीक है, वर्क यहाँ पर बस ख़त्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अब वर्क के बाद आ जाते हैं पावर पर। अच्छा, तो पावर बाय डेफिनेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब है कि एनीथिंग दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पावर इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। ठीक है, तो पावर बाय डेफिनेशन इज अ चेंज इन वर्क पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं इसे। इसके यूनिट को वॉट कहते हैं। ठीक है, ये वॉट का नाम आपने बहुत सुना होगा। एंड इसके एसआई यूनिट को हम कर देंगे जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज वर्क डन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इसे, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं इसे, पावर। अब अगर आप इसी फॉर्मूला को देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है वेलोसिटी का या स्पीड का, राइट? तो पावर, एवरेज पावर इसे एक्चुअली कहते हैं। अच्छा चलो, एवरेज पावर से पहले मैं आपको पहले सिर्फ पावर बता दूं कि पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये एक और फॉर्मूला है पावर का जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इस केस में वेलोसिटी को एवरेज लिया हुआ है, ठीक है, आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो याद है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर उसको आपने एवरेज लिया हुआ है तो ये जो पावर आपके पास आएगा ये भी एवरेज पावर आएगा। क्लियर? अब ये पावर किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ये आपका पावर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, किसी जगह पर जहाँ पर भी एनर्जी इन्वॉल्व हो वहाँ का पावर होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक बंदा है, एक ठीक है, एक चाइल्ड है, एंड दिस चाइल्ड इज ट्राइंग टू गो अप दिस फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, 0.1 मीटर एक फ्लाइट की हाइट है,
टोटल हाइट कितनी हो गई भाई? 0.3 मीटर्स। अच्छा, उस बच्चे का वजन है लेट्स से 50 kg एंड लेट्स अज्यूम कि वो पहुंच जाता है ऊपर 30 सेकेंड्स में। अब बताएं व्हाट इज द पावर व्हिच इज जनरेटेड बाय दिस चाइल्ड व्हाइल मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट स्टेप टू द हाईएस्ट स्टेप। तो वही पावर का फॉर्मूला लगा ले, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या होगा? mgh, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। m is 50, g is 9.81, h is 0.3, y by time which is 30। अच्छा, ये 9.8 नहीं लीजिएगा, इसको 10 ले लीजिएगा, ठीक है। 3 टाइम्स 0.3 हो गया, ये 0.1 हो गया। 0.1 टाइम्स 5 इज 0.5। इसको अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो ये बन गया आपका 5 वॉट आपका पावर जनरेट हुआ है। क्लियर? तो पावर भी कोई इतना खास डिफिकल्ट है नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, पावर निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला लगा लें, और अगर वर्क डन गिवन है और टाइम गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला लगा लें। या फिर वर्क डन गिवन है और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम नहीं गिवन, तो टाइम आप कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंपल है, कोई इतना खास डिफिकल्ट नहीं था। अब एनर्जी की तरफ आ जाते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ है। अच्छा, एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एनर्जी भी और वर्क भी सेम थिंग ही है। एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, एबिलिटी टू डू वर्क। इसके यूनिट्स और वर्क के यूनिट्स सेम है, जूल्स, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज कैन एग्जिस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, काइनेटिक, पोटेंशियल जिसको मैकेनिकल कहते हैं, एंड जियोथर्मल, सोलर, विंड, बहुत सारे, न्यूक्लियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब एनर्जी बेसिकली वही वर्क डन है, तो इसका फॉर्मूला वही होगा एफ डॉट एस, तो क्या एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जो एनर्जीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो मैकेनिकल की जो दो टाइप्स हैं वो पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा आती है। मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है भाई? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इन दोनों टाइप्स पर अब ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, by definition, it is the energy which is associated with any moving object. Any object that has motion will have kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा था भाई? हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass of the object, v is the speed of the object। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है, उसका यूनिट जूल्स ही रहेगा, किसी भी एनर्जी का यूनिट सेम ही रहेगा, क्योंकि दैट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स so therefore the unit is gonna stay the same। हाफ एम वी स्क्वायर वैसे आया कहाँ से, ये भी मैं आपको डिराइव करके वैसे बता सकता हूँ, ऑल दो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं जाती। वही जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाली एग्जांपल है ना, वही यहाँ पर फिट हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, किसी पर्टिकुलर हाइट तक ले जा रहे हैं, ठीक है। आप एक्चुअली मूव नहीं करा रहे, आपने उसे थ्रो किया विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के उसकी वेलोसिटी वैसे भी जीरो हो जानी है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्स हो जाएगी, और जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी जब हाइट जीरो थी, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी मैक्स और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें ये हाइट देखनी होगी। हम अज्यूम करते हैं कि ठीक है यही है, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए क्या होगी भाई? -9.81, राइट, मतलब -10 जो आपने लेनी है, तो -g, ठीक है। रीजन उसका ये है क्योंकि डिसेलरेट कर रही है ये बॉल ऊपर जाते हुए।
फॉर्मूला अगर हम लगाएं इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, या फिर v f स्क्वायर इक्वल्स vi स्क्वायर प्लस 2as, एक ही जगह आपने g डाल लेना है। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी इसकी है 0, इनिशियल वेलोसिटी यही है v, एक्सेलरेशन माइनस g और s हाइट है। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लें तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर बन जाएगा एंड h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g बन जाएगा। ये आपके पास हाइट आ गई है इस बॉल के ऊपर जाते हुए। ठीक है, हाइट के लिए वी स्क्वायर अपॉन 2g करना होगा, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको स्क्वायर करके 2g से डिवाइड करना होगा। वी स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल विच इज अटेन्ड बाय इट। अब हाइट तो आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब हम बॉल को ऊपर ले जा रहे थे अगेंस्ट ग्रेविटी, वी वर डूइंग वर्क ऑन द बॉल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, mgh, राइट, mg मल्टीप्लाइड बाई h। h क्या चीज़ है, h वी स्क्वायर अपॉन 2g जो हमने अभी कैलकुलेट किया, डाल देते हैं यहाँ पर, g से g कैंसिल, क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ m वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऑल्दो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करा दी। अब आपको लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनिशियली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, मतलब क्या वैल्यू होगी उसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इसी पॉइंट पे क्या होगी, 0। आप ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है भाई, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो चुका है, हाइट आपने गेन कर ली है। यही इंटर कन्वर्जन चलती रहती है थ्रू आउट द मोशन। आप अगर नीचे आ रहे हैं फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, पोटेंशियल से काइनेटिक में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी जब बॉल, व्हेन द बॉल विल बी कमिंग डाउनवर्ड्स। और अगर आप इसके ऑपोजिट करेंगे, वो बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ऊपर जा रहे होंगे, तो फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात कर ली है। काइनेटिक एनर्जी को डिराइव भी कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन वैसे भी पता है हमें वर्क से। अब इसके बाद करेंगे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था ग्रेविटेशन में। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। फॉर्मूला होगा नेगेटिव GMM अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, मतलब स्मॉल आर या कैपिटल आर, आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट। अब हम कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मतलब ये एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्केप कर गया। स्केप करने से पहले, अच्छा बाय द वे एक बात बता दूं, अब ये आर जो है, दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, कंपेरेबल, ऑलमोस्ट कंपेरेबल है अर्थ के रेडियस के, मतलब 2r 3r 4r इस टाइप की वैल्यू होगी। अब जो भी वैल्यू है इसकी above the surface of the earth, let's assume it's 5r, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे नेगेटिव GMM अपॉन r। r is the radius from the center,
जो कि इस केस में कितना गिवन है 5r, तो नेगेटिव जी एम एम अपॉन 5r हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इस फार्मूला में और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फार्मूला पड़ा है उसमें सिर्फ आर स्क्वायर और आर का डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। वो वाला फार्मूला जो पड़ा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स का था, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। तो अब आपने बस ये फार्मूला लगा लेना है and you'll get the gravitational potential energy of this object. अच्छा, क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के आते हैं, और एग्जामिनर फिर से वही ट्रिक खेलता है आपके साथ कि वो सरफेस के ऊपर से डिस्टेंस आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि ये बताएं भाई कि मैं 3r से अगर इसको ले जाऊं 4r पर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। सो आपने अगेन रेडियस को इंक्लूड करना है, radius of earth, and you'll need to use that same formula. So gravitational potential energy का formula क्या है भाई, माइनस जी एम एम अपॉन r। अब फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ है, इनिशियल आपके पास यहाँ थी, फाइनल की वैल्यू आप पहले निकाल लें, मैं जी एफ कह देता हूँ इसे, जो कि होगी नेगेटिव जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r, 4r नहीं 5r, ठीक है, क्योंकि आपने सेंटर से डिस्टेंस लेना है, और जी आई जो कि ओरिजिनल इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी 3r पर। अब ये 3r है ना, तो इसका डिस्टेंस 4r हो जाएगा टोटल फ्रॉम द सेंटर। अब ये होगी नेगेटिव जी एम एम अपॉन 3r। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, मतलब आप बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, यूल गेट योर आंसर। जी एम एम अपॉन 3r में से आप माइनस कर दें माइनस जी एम एम अपॉन 5r, so this turns out to be ठीक है। आप एलसीएम यहाँ ले लें, 15 कर लेते हैं, r कर लेते हैं, ठीक है, 35 नेगेटिव 5 जी एम एम प्लस 3 जी एम एम, ये बन जाएगा माइनस 2 जी एम एम अपॉन 15r, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये वैल्यू अजीब सी लग रही होगी आपको, बिल्कुल ये अजीब सी है क्योंकि मैंने आई जस्ट मेड दिस वैल्यूज अप, दिस क्वेश्चन इज जस्ट मेड बाय मी, ठीक है। एग्जामिनर आपको कोई ऐसी वैल्यूज देगा जिनको कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो अब ये बात भी हो गई। अब यहाँ से आगे चलते चलते हम पहुँच जाते हैं बस लास्ट पार्ट पर के सोर्सेज ऑफ एनर्जीज जो है वो बहुत सारी है। यहाँ बस पेज नंबर 217 है ये, इसको ज़रा रीड दे देना, टाइप्स ऑफ एनर्जीज वगैरह को, क्योंकि इससे वर्डिंग वाले एमसीक्यूज बन सकते हैं। 217, 218, 219 ये कोई इतने मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स यू जस्ट गिव इट अ रीड, यू नेवर नो क्या पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वर्क डन पूछा जा रहा है हमसे एक फोर्स का, जिसका वेक्टर दिया हुआ है 3, 4, 5 एंड डिस्प्लेसिंग अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। अच्छा, ओ ये एक पॉइंट ए है और वेक्टर ओ ए हमें गिवन है, मतलब ओरिजिन से इस तक, जो कि है 2, 5, -2, एंड वेक्टर ओ बी गिवन है 7, 3, -5। ओके, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आपको पास पेपर्स में मिलेंगे, ये सिंपल सा ही है, आपको बता देता हूँ कि करना क्या है इसमें। दिस इज योर एक्स वाई जी एक्सिस। अच्छा, सो बेसिकली आपको ये जो ओ ए की वैल्यू गिवन है हम अज्यूम कर लेते हैं, ए आपका यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी ये वैल्यू 2, 5 और -2 है, और ओ बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक है 7, 3, -5। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट ने
ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एक फोर्स ने, ठीक है, या ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो ये बताएं वर्क डन कितना होगा। अच्छा पहले तो आप ये करें कि आप इस वेक्टर का की लेंथ निकालें, ठीक है, उसको आप फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें, बस आंसर आ जाएगा। आप एक वेक्टर निकाल लें, सिर्फ वेक्टर निकाल लें। वेक्टर निकालने के लिए ओ बी में से ओ ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि ओ बी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो 7 3 माइनस 5 में से आप माइनस कर दें 2 5 माइनस 2 को, आंसर बन जाएगा 5 माइनस 2 एंड माइनस 3। 5 माइनस 2 माइनस 3 के बाद आपने इसको ही लेना है, ठीक है, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है। और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एफ डॉट एस करते हैं हम, तो एफ आपके पास है 5 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी ये एस है आपके पास, और एफ की वैल्यू है 3 4 5। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसलिए मैंने आगे पीछे लिख लिया, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आंसर आपका सेम ही आएगा हमेशा। अब 5 को 3 से, माइनस 2 को 4 से, माइनस 3 को 5 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। 5 टाइम्स 3 प्लस माइनस 2 टाइम्स 4 प्लस माइनस 3 टाइम्स 5, अच्छा ये 5 3 द 15 और माइनस 5 द 15 तो कैंसिल हो गए, माइनस 8 आंसर आ गया जूल्स, ठीक है। बाय द वे ये माइनस साइन जो है ना, ये आप हटा दीजिए, बिकॉज एनर्जी कैन इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर है। अगर एनर्जी स्केलर है इट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसी तरह से काफ़ी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपकी भरी पड़ी हैं बुक में, एंड यहाँ तक आते आते आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।